हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं और वो टॉपिक है पावर सिस्टम। तो एक्चुअली हम लोग को जनरेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को पढ़ना है। लेकिन अगर आपको पावर सिस्टम समझ में नहीं आएगा क्या है तो जनरेशन पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो है मैं पहले भी बता चुका हूं कि पावर सिस्टम का ही एक पार्ट और एक भाग है। तो जब तक आपको डेस्टिनेशन मालूम नहीं होगा, आपकी मंजिल कहाँ है, जाना कहाँ है, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो जनरेशन से बढ़कर हमको कहाँ तक जाना है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हमको पूरे पावर सिस्टम डिप्लोमा के अंदर आपको कंप्लीट करना है अलग अलग सेमेस्टर में। जब आप जेईई का एग्जाम देने जाइएगा तो आपके सिलेबस के अंदर यानी क्वेश्चन में आप जो भी तैयारी करने जाइएगा उसमें जनरेशन या ट्रांसमिशन के नाम से सब्जेक्ट के अंदर, सिलेबस के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि पावर सिस्टम के नाम से मिलेगा। तो पावर सिस्टम को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और उस पूरे पावर सिस्टम को एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर सिस्टम कहते किसको है। ये बहुत ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको पूरे डिप्लोमा के अंदर ये बातें काम आने वाली हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो पावर सिस्टम क्या है? तो पावर सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यानी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना एंड उसका ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना एंड यूटिलाइजेशन, उपयोग करना, इन सब को मिलाकर हम लोग पावर सिस्टम कहते हैं। यानी पावर सिस्टम क्या है? तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का कॉम्बिनेशन है। अब आपको मैं पावर सिस्टम से आगे जनरेशन की बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि अब पावर सिस्टम आपको समझ में आया कि जिसके अंदर हम लोग सब की बात कर रहे हैं। बिजली को कैसे उत्पन्न करना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, कैसे इसका वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे यूटिलाइजेशन करना है, इन सारे सिस्टम को मिलाकर हम लोग पावर सिस्टम कहते हैं। अब मैं आ रहा हूं आपके टॉपिक पर, यानी जनरेशन क्या है, जनरेशन के अंदर क्या है। तो जनरेशन जानने से पहले आप समझिए कि जनरेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का क्यों करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि दूसरा कोई भी चीज़ आप जाएंगे तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सामान को ला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर ऐसा नहीं है कि कहीं मार्केट के अंदर, दुकान के अंदर कोई चीज़ मिल रही है, आप जाकर खरीद लिया। तो ये क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी एनर्जी जिसको हमको जनरेट करना होता है और वास्तव में ये जनरेट होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एक एनर्जी है। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि किसी भी एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी किसी भी ऊर्जा को ना ही आप समाप्त कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसका उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप के अंदर रूपांतरण किया जाता है, बदला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन बोलते हैं। वास्तव में ये जनरेशन नहीं, बल्कि क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग, दूसरा जो फॉर्म एनर्जी होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये पूरी बात यानी इलेक्ट्रिकल पावर किस तरह से होता है वो तो हम लोग फर्दर डिटेल टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग पावर सिस्टम से रिलेटेड और कुछ बात जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पावर सिस्टम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और डायग्राम बनाएगी आप लोगों को, जिसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। और ये एक ऐसा डायग्राम है जिस डायग्राम के अंदर पूरा रहस्य छुपा हुआ है, पूरी जानकारी, नॉलेज से भरा हुआ डायग्राम है। यानी पूरे सिस्टम को, पूरे पावर सिस्टम को, एक इतने बड़े सिस्टम को हम लोग एक छोटे से डायग्राम के अंदर दर्शाते हैं, जिसका नाम सिंगल लाइन डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें हैं एक एक करके मैं आपको सब के बारे में बता रहा हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही चीज आपको बहुत आगे काम आने वाली है। तो इस डायग्राम के अंदर जो सबसे पहली चीज दिखाया गया, गोल ऐसा सर्किल जो आपको दिख रहा है, यही आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जिसको हम लोग सेंट्रल स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन या पावर प्लांट के नाम से बोलते हैं।
वास्तव में ये जो डायग्राम बना हुआ है यानी सर्किल जो दिखा हुआ है ये अल्टरनेटर का सिंबल बना हुआ है। अब अल्टरनेटर क्या है, तो जनरेटर का नाम तो आपने सुना होगा लेकिन अल्टरनेटर का नाम अभी नहीं सुना होगा। तो एसी जनरेटर होता है यानी ऐसा जनरेटर जो कि बिजली का उत्पादन एसी के रूप में करता है, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में करता है, उसको हम लोग एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। तो इस जो सिंबल बना हुआ सर्किल बना हुआ है इसके अंदर अल्टरनेटर लगा हुआ होता है और एक नहीं बल्कि नंबर ऑफ अल्टरनेटर, बहुत सारा अल्टरनेटर आपस में पैरेलली कनेक्ट होता है पावर प्लांट के अंदर। चाहे वो पावर प्लांट आपका थर्मल पावर प्लांट हो यानी जहां पर कोयला से आपका बिजली का उत्पादन होता है, या आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो जिसके अंदर हम लोग वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, या आपका विंड पावर प्लांट हो हवा के द्वारा। यानी एक छोटे से सर्किल के अंदर पूरा पावर प्लांट, पूरा जनरेटिंग स्टेशन छुपा हुआ। तो आप समझ रहे होंगे ये डायग्राम कितना महत्व है। अब इसी जनरेटिंग स्टेशन यानी इसी छोटे से सर्किल के अंदर पूरा आपको सेमेस्टर घूमते रहना है, यानी इसी सर्किल के अंदर की पढ़ाई पूरे आपका सेमेस्टर के अंदर होना है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। तो हम डिटेल में तो अंदर अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर सिस्टम के अंदर। तो इस जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो जनरेशन का काम होता है, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो 11 केवी होती है, 11,000 वोल्ट होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि 11 केवी ही जनरेट क्यों करते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। तो जो 11 केवी वोल्टेज है ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत फॉरेन कंट्री में 33 केवी भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना वोल्टेज लेवल आप बढ़ाते जाइएगा उतना ही अल्टरनेटर का साइज बढ़ जाएगा और उतना ही उसके साथ लगा हुआ टरबाइन का साइज बढ़ जाएगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगा और सिस्टम अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा। इसी 11 केवी को 11,000 वोल्ट को स्टैंडर्ड वोल्टेज माना गया है। और आपसे बार बार ये ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो आपको याद रखना जनरेटिंग वोल्टेज इंडिया के अंदर 11 केवी है, 11,000 वोल्ट है। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 केवी के बाद आप देख रहे होंगे एक सिंबल बना हुआ है और वो सिंबल है ट्रांसफार्मर का। यानी जनरेटिंग स्टेशन के ही अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि 11 केवी को 132 केवी 132 केवी के अंदर चेंज कर देता है, स्टेप अप कर देता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ा देता है। और सम केसेस में 220 केवी भी चेंज होता है और 400 केवी के अंदर भी चेंज होता है। और इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो 765 केवी यानी 765 केवी तक भी चेंज होता है। और फॉरेन कंट्री के अंदर 1000 केवी या 12,000 केवी तक भी ट्रांसमिशन का काम होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इतना हायर वोल्टेज में यानी 11 केवी को 132 केवी या आपका 400 केवी 765 केवी में क्यों बदला जाता है। तो आंसर और उत्तर इसका यह है कि हम लोग ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस को कम करने के लिए वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं। अब डिटेल में आप ट्रांसफार्मर में पढ़िएगा कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कैसे घट जाती है। तो अब यहाँ पर आप याद रखिए करंट की वैल्यू घट जाती है स्टेप अप करने से, और जैसे ही करंट की वैल्यू घटेगी तो एक लॉस होता है जिसको हम लोग I² लॉसेस, कॉपर लॉस बोलते हैं, उसका मान घट जाएगा। यानी पूरी ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस घट जाएगी, इफिशियंसी दक्षता बढ़ जाएगी और एक अच्छा ट्रांसमिशन हमारा होगा। तो इतना याद रखना है कि ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस कम करने के लिए वोल्टेज लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ट्रांसमिशन होता है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जितना दूर हमको ट्रांसमिट करना होगा, जितना दूर मान के चलिए झारखंड में हो रहा है जनरेशन तो वहां से आपको बिहार लाना है, तो जितना दूर भी आपको ट्रैवल करना है उस दूरी के अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। यानी 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कितना दूर हमको जाना है। अब जितना दूर चलना था वो चल लिया, ट्रांसमिशन हो गया, तो अब वोल्टेज लेवल को घटाना है हमको, क्योंकि वोल्टेज जो हमारा घर के अंदर यूज होता है वो बहुत कम होता है।
होता है तो हम लोग एक स्टेशन बनाएंगे जिसको हम लोग रिसीविंग स्टेशन कहते हैं। और ये स्टेशन कहाँ पर, सिटी के आउटस्कर्ट्स में बना होता है, शहर के बाहर बना होता है, क्योंकि इतना हायर वोल्टेज सिटी में नहीं ला सकते हैं, शॉक लगने का चांसेस होता है। तो इस रिसीविंग स्टेशन पर क्या होगा, वोल्टेज लेवल घटेगा, यानी 132 केवी हो चाहे 220 केवी हो 400 केवी हो, इस रिसीविंग स्टेशन पर आकर उस वोल्टेज को घटाकर हम लोग 66 केवी के अंदर बदल लेते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं। यानी यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन के अंदर 132 केवी से 66 केवी 66 केवी के अंदर स्टेप डाउन कर लिया जाता है। अब यहाँ तक वोल्टेज हो गया हमारा 66 केवी। अब इससे आगे थोड़ा और चलते हैं हम लोग और एक स्टेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है सब स्टेशन। ये सब स्टेशन क्या होगा, इस सब स्टेशन के अंदर हम लोग इस 66 केवी को 11 केवी के अंदर बदल लेते हैं। यानी ये 66 केवी 11,000 वोल्ट के अंदर बदल लिया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है। अब उससे पहले आपको बता दें, यहाँ तक जो हम लोग ट्रैवल किया, यानी जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक जो हम आए, उस दूरी को हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। और रिसीविंग स्टेशन से जो हम लोग सब स्टेशन तक आए, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। यानी टोटल मिलाकर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन कहलाएगा। इसमें दो भाग है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन रिसीविंग स्टेशन तक और सब स्टेशन तक सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यानी यहाँ तक सब स्टेशन तक कंप्लीट ट्रांसमिशन का काम हो गया, यानी जनरेशन समझ में आ गया, ट्रांसमिशन समझ में आ गया। और उसके बाद जब सब स्टेशन पर हम पहुँचते हैं जहाँ पर 66 केवी से 11 केवी में बदला जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग बांटना चालू कर देते हैं। यानी वहां से आपका अलग अलग मान के चलिए कॉलेज है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, सब जगह पर 11 केवी की लाइन को भेजा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो सब स्टेशन के बाद से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन कहते हैं। वहां तक की दूरी को हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और वहां पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कहां पर होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या है, तो एक सिंपल ट्रांसफार्मर होता है जो कि आपके गांव के अंदर, विलेज के अंदर लगा हुआ है, कॉलोनी के अंदर लगा हुआ है, जहां पर 11,000 की लाइन आती है, 11 केवी की लाइन आती है और वो बदल जाता है 440 वोल्ट्स के अंदर या 230 वोल्ट्स के अंदर। यानी उसमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है जहां से आप 440 वोल्ट्स भी ले सकते हैं और 230 वोल्ट्स भी ले सकते हैं। यानी हमारे घर के लिए 230 वोल्ट यूज होता है जिसको सिंगल फेज कहते हैं, और बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह के लिए 440 वोल्ट या 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए 440 वोल्ट का यूज होता है। तो हमारे घर तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से लेकर हमारे घर तक की जो दूरी होगी उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ठीक है। और आपका सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से लेकर हमारे घर तक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सब स्टेशन से हमारे घर तक का जो भाग है, दूरी है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसको दो भाग के अंदर बांट सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सीखा प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे ऊपर में जनरेशन। यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। उसके बाद जब सप्लाई हमारे घर तक आ गई, हमारे इंडस्ट्री और फैक्ट्री तक आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो उसी को क्या कहा जाएगा, यूटिलाइजेशन कहा जाएगा। यानी आपका बल्ब के अंदर, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर जो है, एसी लगा हुआ है या वेल्डिंग कर रहे हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, आपका पावर सिस्टम हो गया, जो पूरा अलग अलग सेमिस्टर के अंदर पूरे डिप्लोमा में आपको कवर करना है। तो एक शॉर्ट आइडिया आपको मिल गया कि पूरे पावर सिस्टम में क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है। और एक दो बात है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज़ करते हैं। यानी 3 फेज होता है, आर वाई बी फेज होता है, और वायर भी 3 ही है, आर वाई बी। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहलाता है। लेकिन आप ट्रांसमिशन में बड़े बड़े टावर पर देखिएगा, 3 तार दाएं साइड है तो 3 तार जो है बाएं साइड भी होता है। तो इसको हम लोग 3 फेज डबल सर्किट कहते हैं। डबल सर्किट मतलब अगर एक 3 फेज खराब हो गया
तो दूसरे से हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई जो सब स्टेशन तक आ रहा है, रिसीविंग स्टेशन तक आ रहा है, वो सप्लाई हमको कंटिन्यूअस मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग दो दो ट्रांसमिशन करते हैं ताकि दोनों से हमको सप्लाई मिले। कोई एक के अंदर प्रॉब्लम हो तो दूसरे से सप्लाई कंटिन्यूअस मिलती रहे। नॉर्मल कंडीशन में दोनों से आता है, आधा आधा जो है लोड से कनेक्टेड होता है, तो दोनों का यूज होता है हाफ हाफ। लेकिन अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हो गया तो एक से भी हम लोग एक तरफ का जो 3 फेज है RYB उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक पतला सा तार आप देखेंगे ऊपर में, उसको हम लोग ग्राउंड वायर बोलते हैं, जो कि बिजली से, लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसमिशन से बात। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन साइड आइएगा तो वहां पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, यानी किसी दो वायर के बीच में आप वोल्टेज मिलेगा 440 वोल्ट, और एक फेस और एक न्यूट्रल से आप वोल्टेज लेंगे तो 230 वोल्ट्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कम भी समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बहुत सारी बात आगे भी चर्चा करेंगे। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आगे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये दोबारा बना रहे हैं। ये एक्चुअली वीडियो हम बना चुके थे, एडिट भी कर चुके थे, लेकिन हमारी ही गलती से, मिस्टेक से वो वीडियो डिलीट हो गया। गूगल को हमने मैसेज भी किया फोटो जो ऐप होता है उस पर वापस लाने का, लेकिन वो नहीं मिला। तो बहुत मेहनत के बाद दोबारा हम वीडियो को बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और ये आपको पूरे कैरियर के अंदर, डिप्लोमा के अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन काम आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।